नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत, साथ में फ्रेम में है अंशुमान जी। ये खर्चा पानी है। आप पूछेंगे कि खर्चा पानी रोज़ तो स्टूडियो से शूट करते थे आप, आज ये सब फिर से डिजिटल वाला हिसाब किताब कैसे? तो मजबूरियाँ हैं, कुछ बातें हैं, उनकी वजह से ऐसा करना पड़ता है। आगे आने वाले दिनों में कई कई बार ऐसा हो सकता है कि मैं फील्ड में रहूँ, अंशुमान जी फील्ड पे रहें, कुछ परिवर्तन हो तो बार-बार शिकायत नहीं करनी है। ऐसे-ऐसे बात तो होती रहेगी, खर्चा पानी आता रहेगा आप सबके लिए। तो कैसे हैं अंशुमान जी? आप धन्यवाद सिद्धांत। आज खर्चा पानी हम स्टूडियो से बाहर कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी और भी व्यस्तताएं बीच-बीच में आती हैं जिनके कारण फिर आपको को उन्हें समय देना पड़ता है और हमको लगता है कि समय से खर्चा पानी लोगों तक पहुँचे पहुँचे इसलिए आज का ये एपिसोड यहाँ से अगले सप्ताह से फिर हम स्टूडियो से शुरू करेंगे। हाँ, हाँ, फिर से स्टूडियो से आएँगे और कई-कई बार बीच में शफ़ल आते रहते हैं। ये होते रहेंगे। जी, हाँ, शफ़ल होता रहता है, हम भी फील्ड में चले गए, अंशुमान जी कभी इधर-उधर हैं, तो जी, कुछ न कुछ बदलाव होते रहेंगे। जी, तो बहुत शिकायत नहीं कीजिएगा आप लोग। जी। और हमारे एजेंडा में आज 2-3 खबरें हैं अंशुमान जी। पहली खबर है कि मेक इन इंडिया और मेक इन इंडिया पर यूएस की जो चिंताएँ हैं उसको लेकर। दूसरी है पेट्रोल के जीएसटी के दायरे में, पेट्रोल डीजल के जीएसटी के दायरे में आने की बातें शुरू हो चुकी हैं और इस पर एक छोटी चर्चा करेंगे। और तीसरी एक छोटी खबर है, नीति आयोग ने एक लिस्ट जारी की है और उस लिस्ट में अब वैसे उस लिस्ट पे काफ़ी सवाल उठ सकते हैं। उस लिस्ट पे ऐसी एंटिटीज़ आ रही हैं व्हिच आर एक्चुअली प्रॉफिटेबल। जी। पहली खबर है शुभम जी, यूएस को क्या दिक्कत हो गई है मेक इन इंडिया से? मतलब यूएस कांग्रेस की जो एनुअल रिपोर्ट है, ट्रेड पॉलिसी एजेंडा 2021 का है, उन्होंने उन्होंने कहा है कि मेक इन इंडिया मतलब मैं बात का जिस्ट बता रहा हूँ आपको, एक एग्ज़ैक्ट शब्दावली तो वो नहीं है, कि मेक इन इंडिया गुड है, लेकिन यूएस के साथ ट्रेड रिलेशंस में काफ़ी की चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं यूएस को। और मैं जहाँ तक मेरी समझ कहती है, मेरी याददाश्त कहती है कि ट्रम्प ने एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इसको फ्लैग किया था, जो बाइडेन जी, एडमिनिस्ट्रेशन फ्लैग कर रहा है, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने भी यही इन दिक्कतों को फ्लैग किया था। जी। अंशुमान जी। सिद्धांत ये पहली रिपोर्ट है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रेड को लेकर क्योंकि इस बात की काफी प्रतीक्षा थी कि बाइडेन जब सत्ता में आएंगे तो वो विश्व व्यापार के बारे में किस तरीके का रुख अपनाएंगे और भारत के साथ व्यापार को लेकर किस तरीके की प्रक्रिया अपनाएंगे। ट्रंप के साथ भारत के जो व्यापारिक रिश्ते थे वो खट्टे मीठे थे। कोशिशें बहुत हुई पर कोई बहुत बड़ा व्यापारिक समझौता या किसी तरीके की बड़ी व्यापारिक सहमति ट्रंप के साथ नहीं बन पाई। ये रिपोर्ट कई मायनों में खासी महत्वपूर्ण है। यूएसटीआर की रिपोर्ट है, यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव की रिपोर्ट है, जो वहाँ का व्यापार विभाग कह लीजिए या विदेश व्यापार विभाग कह लीजिए। वो मेक इन इंडिया जो भारत का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, जो आत्मनिर्भर भारत पर आधारित प्रोग्राम है, उसे रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस मानता है। वो ये मान रहा है कि इसके जरिए भारत की सरकार अपने बाजार को बंद कर रही है और प्रोटेक्शनिज्म ला रही है और ऐसी परिस्थिति में अमेरिका के साथ भविष्य के व्यापार संबंधों पर इसका असर पड़ सकता है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बयान है, एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है जो अमेरिकी सरकार की तरफ से इस रिपोर्ट के जरिए आया है। इस पर जब मैंने समझने की कोशिश की कि भारत की ट्रेड डिप्लोमेसी में, भारत के विदेश व्यापार मंत्रालय में, बाकी जगह क्या चर्चाएं चल रही, तो लोग थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा रुख क्यों आया है। भारत के लिए ये टिप्पणी इसलिए खासी महत्वपूर्ण है कि भारत ने अभी पिछले साल एक बड़ी ट्रेड ग्रुपिंग को छोड़ा है, आरसेप को, और उससे बाहर निकल आया है। और इस समय जबकि नए सिरे से कोविड लॉकडाउन खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री की विदेश यात्राएं शुरू होने वाली हैं, प्रधानमंत्री दुनिया के अलग-अलग देशों में जाने वाले हैं। भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने का लक्ष्य रख रहे हैं प्रधानमंत्री। तो उस समय अमेरिका के साथ व्यापारिक रिश्तों को लेकर कई सारे नई संभावनाएं तलाशने की बात हो रही है, क्योंकि वहां भी नई सरकार आई हुई है। उस बीच में अमेरिका ने एक तरह से अपना व्यापारिक एजेंडा स्पष्ट करने की कोशिश की है कि भारत अगर प्रोटेक्शनिस्ट होता है, भारत अगर अपना बाजार बंद करता है, भारत अगर आयात शुल्क बढ़ाता है, चाहे वो आत्मनिर्भर भारत के जरिए हो या मेक इन इंडिया के जरिए हो, तो इससे भारत और अमेरिका के व्यापार रिश्तों को आगे बढ़ाने में, मजबूती लाने में और विस्तार करने में दिक्कत आ सकती है। अच्छा, ये बात भी सही है अंशुमान जी कि आरसेप से ये बाहर निकल गए हैं और बार-बार उनके अपने बहाने हैं उससे। लेकिन अमेरिका होल्ड्स अ की पोजीशन, उसके पास ताकत है। अमेरिका अगर बोल रहा है आज की तारीख में, तो बहुत संभव है कल को बहुत सारे दूसरे देश भी इस फेवरिस्ट में जुड़ेंगे जो भारत के मेक इन इंडिया पूरे कैंपेन पर उसके उसके साथ की जा रही, उसकी आड़ में की जा रही पूरी ट्रेड प्रैक्टिसेस पे सवाल उठाएँगे बार-बार।
हाँ, एक और मुद्दा इसमें यह है कि जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशंस की पूरी पॉलिसी है भारत में, जिसके जरिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करें, या हम जो चीजें आयात नहीं करते हैं वो भारत में बनाना शुरू करें, उस पर दुनिया के अन्य देशों में भी सवाल उठेगा। और जो आप कह रहे हैं वो सही है, क्योंकि अमेरिका अगर ये कह रहा है कि भारत की ट्रेड प्रैक्टिसेस रिस्ट्रिक्टिव हैं, या भारत की ट्रेड प्रैक्टिस प्रतिबंधात्मक हैं, या प्रोटेक्शनिस्ट हैं, तो इसका रिएक्शन या इसकी प्रतिक्रिया दुनिया के अन्य उन देशों में भी होगी जिनके साथ भारत व्यापार समझौते करने की कोशिश कर रहा है। हमने खर्चा पानी के एपिसोड में चर्चा भी की थी कि भारत कनाडा के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, इनके साथ नए सिरे से व्यापार वार्ताएं शुरू करने की कोशिश कर रहा है, यूके के साथ व्यापार वार्ताएं शुरू करने की कोशिश कर रहा है। आमतौर पर इस तरीके के जो ट्रेड डील्स होते हैं उनमें व्यापार के उदारीकरण की कोशिश ज्यादा की जाती है, दोनों तरफ से बाजार खोलने की कोशिश की जाती है, गिव एंड टेक होते हैं, कुछ रिसिपिएंट देता है, कुछ सामने वाला पक्ष देता है। तो ऐसी परिस्थिति में व्यापार के उदारीकरण को लेकर जो अमेरिका के नए प्रशासन का या बाइडेन प्रशासन का रुख आया है, उसके बाद भारत को शायद नए सिरे से अपनी आत्मनिर्भर भारत की नीति या इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की, आयात का विकल्प बनने की नीतियों पर विचार करना होगा। अगली खबर पे चलते हैं। जीएसटी के, पेट्रोल डीजल में जीएसटी के दायरे में आने की बात हो रही है। राज्यों ने केंद्र से कहा है कि हाँ ठीक है भाई, जीएसटी काउंसिल में इस पे चर्चा की जा सकती है, लेकिन उन्होंने कहा है कि साहब हमको एकदम पक्का प्लान चाहिए, एक अच्छे से प्रपोजल बनाइए, तब डिस्कस कीजिए, और राज्यों के जो वैट कटेंगे, वैट कटने का आप हमको वो दीजिए, कंपनसेशन दीजिए, कंपनसेशन मैकेनिज्म होना चाहिए, उन्होंने सेंटर से कहा है। और ये मतलब कई जगहों पे ये खबर आई, आप लोग बार बार पूछते हैं कि ये खबर कहाँ प्रकाशित हुई है, कहाँ आई है, तो उसके लिए हम बता रहे हैं। ये उस स्थिति में है क्योंकि उनका ये कहना है कि पेट्रोल और डीजल पे लगने वाले टैक्स से सबसे ज्यादा कमाई केंद्र सरकारें करती हैं, केंद्र सरकार करती है। और राज्य सरकारों का कहना है कि साहब ठीक है, आप कमाई कीजिए, जीएसटी कलेक्शन कीजिए, लेकिन कंपनसेट जरूर कीजिए। अंशुमान जी। ये अब दिलचस्प बहस शुरू होने वाली है, और ये बहस जब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं लगातार। हम इससे पहले एक संदर्भ और देने की, जिस पर हमने चर्चा की थी कि ओपेक देश, जो तेल कार्टेल है, जो दुनिया के तेल उत्पादक देश हैं, उन्होंने उत्पादन में कटौती जारी रखने का फैसला किया, और इसलिए हमको आने वाले 2-3 दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें ऊपर जाती हुई देखेंगी, जो उनका फैसला आया है। अब ये बहस, अब ये वॉलीबॉल शुरू हो रही है जीएसटी को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में कई सारे मंत्री और कई सारे केंद्रीय मंत्री कहते सुने गए कि राज्य सरकारें टैक्स नहीं कम कर रही हैं, इसलिए पेट्रोल डीजल सस्ते नहीं हो रहे हैं। अब राज्य सरकारों ने कहा है कि आप जीएसटी के दायरे में ले आइए। जीएसटी की पीक रेट 28% है। अगर 28% ड्यूटी या वैट पेट्रोल डीजल पर लगता है, तो राज्यों का कहना यह है कि इसमें ज्यादा नुकसान तो केंद्र सरकार को होगा, क्योंकि उसको कल 14% हिस्सा मिलेगा, क्योंकि आधा आधा होता है हिस्सा। तो केंद्र सरकार खुद नहीं चाहती है कि वो जीएसटी के दायरे में लाए, क्योंकि ज्यादा बड़ा हिस्सा टैक्स का पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार वसूल रही है। और ये स्वाभाविक सी बात है, कई जगह कई बार हम चर्चा कर चुके हैं कि जो टैक्सेस का स्ट्रक्चर है इस समय पेट्रोल डीजल पर, उसमें केंद्र के टैक्स कहीं ज्यादा है राज्यों की तुलना में, और इसीलिए दबाव बनाया जा रहा है कि केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी में 5 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए की कमी करे। एक चीज ये है। और दूसरी चीज जो राज्यों ने कही वो महत्वपूर्ण बात है, और जहां ये पूरी वार्ता या तो एक नतीजे पर पहुंचेगी या फिर शायद पटरी से उतर जाएगी, कि राज्यों ने कहा है कि उन्हें जीएसटी पर वैट कम करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर उस क्षतिपूर्ति की भरपाई की जाए, उसका हर्जाना दिया जाए। क्योंकि जब जीएसटी लाया गया था 2016 में, तभी वो 5 साल का एक हर्जाने का फार्मूला तय किया गया था। वो फार्मूला अभी जारी है। उससे पेट्रोल डीजल को इसलिए बाहर रखा गया था क्योंकि राज्य सरकारों को और केंद्र सरकारों को एक विंडो दी गई थी कि अगर उनको जीएसटी से सही रेवेन्यूज नहीं मिलता है, तो वो यहां रेगुलेट करके अपना पैसा, ज्यादा रेवेन्यू चुका सकती हैं। अब अगर केंद्र सरकार कहेगी कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए सिद्धांत, तो फिर के राज्य सरकार कहेंगे कि जितना नुकसान हमको होता है उसे वापस किया जाए। और इसलिए ये व्यवस्था हमें लगता है आगे बढ़ने में की संभावना कम है, क्योंकि कितना नुकसान केंद्र सरकार भरपाई करेगी, और पेट्रोल डीजल तो रेवेन्यू का बड़ा सोर्स है। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात ये, जिस पर अभी चर्चा शुरू नहीं हुई है, जैसे जैसे जीएसटी के दायरे में लाने की बात होगी, एक सवाल का जवाब हमें और बाकी लोगों को भी चाहिए होगा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या होगा। क्या जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल टैक्स क्रेडिट के साथ आएगा या उसके बिना आएगा, क्योंकि वो लागत का हिस्सा है कंपनियों के लिए उद्योगों के लिए, व्यापार के लिए। तो ये, लेकिन राज्य सरकारों ने आगे बढ़कर पूरी तरह से इस पूरे मामले को केंद्र के खाते में खिसका दिया है। आप काटिए, आप जीएसटी के दायरे में लाइए, जो हमारा नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई करिए। अभी देखना है कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग जब जल्दी होगी, तब उसमें आगे क्या चर्चा होती है और किस तरीके से ये चीजें आगे बढ़ती हैं। लेकिन
फिलहाल जो केंद्र और राज्य सरकारों के राजस्व की स्थिति, रेवेन्यू की स्थिति है, उसमें जीएसटी के दायरे में लाए जाने की गुंजाइश थोड़ी कम ही दिखाई देती है। जीएसटी की गुंजाइश कम है अभी इस दायरे में हाँ लाने की। जी। ओके। चलते-चलते अंशुमान जी छोटी-सी खबर है, उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। छोटी-सी क्या है लेकिन बड़ी है, केंद्र सरकार प्राइवेटाइजेशन की जो ड्राइव है उनकी, उससे अपने उस पर उस ड्राइव में इन्होंने जो स्टैंड लिया था, उस स्टैंड से सरकार पीछे हटती दिखाई दे रही है। खबर है कि नीति आयोग ने लिस्ट बनाई है उन प्रॉफिटेबल पीएसयूज़ की, मतलब जो क्या कहते हैं दुधारू गाय है, उनकी लिस्ट बना ली है कि इनको भी अब प्राइवेट हाथों में सौंपा जाएगा। मतलब ये सरकार तो अपने स्टैंड से पीछे हट रही है अंशुमान जी। नहीं, पीछे तो नहीं हट रही है सिद्धांत। मतलब सरकार वो लॉस मेकिंग नहीं, नहीं, पीएसयूज़ को उन्होंने काउंट किया था। सरकार ने ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा था कि वो लॉस मेकिंग बेचेगी या प्रॉफिट मेकिंग बेचेगी। उन्होंने स्ट्रेटेजिक और नॉन स्ट्रेटेजिक पीएसयूज की बात कही थी कि जो रणनीतिक क्षेत्रों की पीएसयूज हैं और नॉन स्ट्रेटेजिक। जो नीति आयोग जिसकी तैयारी कर रहा है, नीति आयोग शायद पब्लिक सेक्टर्स की पहली लिस्ट जारी करेगा जल्दी ही, जिस पर काम शुरू हो गया और वो कैबिनेट के पास जाएगी। मेरे ख्याल से हाँ, मार्च बीतते-बीतते वो लिस्ट आ भी जाएगी। हाँ, और ये पहली कोशिश ये है कि जो प्रॉफिट मेकिंग पीएसयूज, और स्वाभाविक सी बात है कि पहले आपकी फायदे वाली कंपनियां लोग खरीदने को के लिए बाजार में आएंगे। घाटे वाली कंपनी कौन खरीदेगा? जिस घाटे वाली कंपनी को केंद्र सरकार नहीं चला पा रही है, उसे प्राइवेट सेक्टर क्यों खरीदना चाहेगा? तो कोशिश ये है कि पहली लिस्ट में वो प्रॉफिट मेकिंग पीएसयूज आए जिन पे तैयारी पहले से चल रही है, और उनकी लिस्ट नीति आयोग जारी करे। हम इस पर चर्चा कर चुके हैं कि दीपम नाम का एक विभाग जो है जी, वो जी। इस मामले में केंद्र सरकार और विभिन्न मंत्रालयों के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। क्योंकि भारत में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अलग-अलग विभागों के तहत आती हैं, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज जो हैं वो ये डिसाइड करेंगी कि उन्हें इसे कैसे और कब डिसइन्वेस्टमेंट के लिए लाना है। लेकिन जो शॉर्टलिस्टेड फर्म होंगी होंगी जो शॉर्टलिस्टेड कंपनियां होंगी, जो सूची में कंपनियां होंगी, उसके बारे में जो हमें संकेत मिल रहे हैं कि इन्हें 3-4 किश्तों में अलग-अलग प्राइवेटाइज किया जाएगा या निजीकरण किया जाएगा। इसमें कुछ में पहले नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर की मुनाफा कमाने वाली कंपनियां होंगी। तो इसलिए जो प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया है वो क्रमशः धीरे-धीरे, क्योंकि हमने पहले भी चर्चा की थी कि बहुत लंबा कार्यक्रम है और उसमें एक के बाद एक सीढ़ियों की तरफ बढ़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि इस साल सरकार कम से कम प्राइवेटाइजेशन के मामले में कुछ बड़े काम या कुछ बड़ी चीजें हासिल करना जरूर चाहेगी, क्योंकि ये इस साल का सबसे बड़ा एजेंडा है। प्रधानमंत्री बार-बार कह चुके हैं कि निजीकरण होना चाहिए और निजी क्षेत्र को आना चाहिए। तो ये सूची जब आएगी तब ये पता चलेगा कि पहले चरण में कौन सी कंपनियां बिकने के लिए सामने आएंगी। लेकिन ये इतना जरूर है कि प्रोसेस शुरू हो रही है और सरकार थोड़ा सरप्राइज भी करना चाहती है। उसने जितना लक्ष्य रखा है कहीं उससे ज्यादा पैसा वो विनिवेश से उगाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ एलआईसी के आईपीओ पर भी तैयारियां शुरू हो गई। पेट्रोल डीजल पे भी यही कहा जा रहा है, जितना लक्ष्य है उससे ज्यादा रेवेन्यू उठाने की कोशिश हाँ, की जा रही है। पेट्रोल डीजल वो अब ये दोनों चीजें एक दूसरे से मिलती है सिद्धांत, चलते चलते। अगर डिसइन्वेस्टमेंट नहीं हुआ तो पेट्रोल डीजल पर कीमतें कम होने की संभावना भी नहीं है। क्योंकि अगर डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया, सरकार के पास पैसा आ गया, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद पेट्रोल डीजल पे की कीमतें कुछ कम भी हो जाएं, क्योंकि सरकार का जो रेवेन्यू का बोझ है वो थोड़ा कम हो जाए। अदरवाइज तो अभी की परिस्थिति में चुनाव के कारण हो सकता है 1-2 रुपए 3 रुपए की कीमतों में कमी हो जाए। लेकिन जितनी कीमतें हम पिछले 1 साल में बढ़ती हुई देख चुके हैं और चुका चुके हैं, 20 रुपए 22-21 रुपए के आसपास पेट्रोल महंगा हो चुका, वो तो अब उतना कम तो होने की कोई गुंजाइश नहीं दिखती। तो ये था हमारा आज का खर्चा पानी। कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में। कोई सवाल है, कोई सुझाव है, कोई शिकायत है, लिख दीजिए। हम देखेंगे, सुनेंगे, बात करेंगे। आप लोग प्यार देते हैं, हम लोग उस पर बार-बार लहालोट हो जाते हैं, अच्छा लगता है। उसको ट्विटर पर किसी व्यक्ति ने कल लिखा कि साहब हमारा करंट अफेयर्स का और इकोनॉमी का पेपर था, तो हम लोग आपका शो हम आपका शो देखकर ही सब कुछ लिखा है। वो देखा था मिशुआन जी आपने? हाँ, और मैं बहुत-बहुत बधाई आपको, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ जो आपने हमारा शो आपके करियर में, आपकी आपकी परीक्षा में, आपके जीवन में काम आ रहा है, और यही मकसद होता है अंततः हमारे लिए कि हम वो सूचना आप तक दे सकें जिसका आप इस्तेमाल कर सकें। एकदम, एकदम। तो बस ये आज शुक्रवार है, अब 2 दिन मुलाकात खर्चा पानी में नहीं होगी। संडे को अर्थात में मुलाकात होगी आप लोगों से। मंडे को फिर से खर्चा पानी आ जाएगा। धन्यवाद। शुक्रिया।